हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग कार्ल मार्क्स की टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़े तो जरूर थे लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में उनको कवर नहीं किया था। जैसे क्लास कॉन्शियसनेस की बात की जाएगी, कॉमोडिटी फेटिसिज्म की बात की जाएगी कि इनका मतलब क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग कार्ल मार्क्स की जो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स में पूरी थ्योरी रीड की है उसके क्रिटिसिज्म को, जहां पे अलग अलग थिंकर्स ने किस तरीके से कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया, और साथ में कार्ल मार्क्स की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, आजकल के टाइम पे आप लोग कैसे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसको इंप्लीमेंट होते हुए देख सकते हो। क्लियर। लेकिन जो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लास कॉन्शियसनेस। आसान सी भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस और कैसे कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्शियसनेस जो है उसको अपनी थ्योरी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? सबसे पहले किसी भी एक इंडिविजुअल को यह रियलाइज होना कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है। क्या वो प्रोलेटरेट क्लास को बिलोंग करता है, क्या वो बुर्जुआ क्लास को बिलोंग करता है, क्या वो हैव नॉट क्लास को बिलोंग करता है, या वो हैव्स क्लास जो है उसको बिलोंग करता है। तो सबसे पहले तो रियलाइजेशन होनी चाहिए एक इंडिविजुअल को कि समाज के अंदर जो कि अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है, एज पर द कार्ल मार्क्स दो तरह की क्लासेस में डिवाइडेड है, उसमें वो किस क्लास को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले ये रियलाइजेशन होना जो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लास का कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो जैसे यूरोपियन सोसाइटी में जब कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर आया तो वहां पे लोग जो एक तरह की कॉमन एक्टिविटी, कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म किया करते थे। क्लियर। और दूसरे वो जो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को लीड किया करते थे, उसके बेसिस के ऊपर पूरे का पूरा जो समाज है, पूरे की पूरी जो सोसाइटी है वो दो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो गई थी। एक हैव्स थे और दूसरे कौन से थे? तुम्हारे हैव नॉट्स थे। तो क्लास जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा होमोजेनिटी, उनका सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक नेचर जो है वो काफी हद तक जब एक इंसान का दूसरे या तीसरे या चौथे के साथ मिलता हुआ देखने को मिलेगा तो वो एक डिफरेंट क्लास जो है वो फॉर्म करेगी। जैसे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जितने भी वर्कर्स हैं, क्लियर, क्योंकि ना उनका किसी मशीन के टूल्स के ऊपर कंट्रोल है, ना वो अपनी मर्जी से जो है वो या है ना जो पैसा है उसके ऊपर भी लिमिटेशन है, जो वेजेस है उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही हैं, उनका हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जो है वो उनकी एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंसान दूसरा या एक वर्कर दूसरे वर्कर या तीसरे वर्कर को जब देखता था तो उसको लगता था यार ये तो मेरी तरह ही है। तो वहां पे जब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके बीच में, क्योंकि सबके साथ सबकी एक जैसी ही कंडीशंस थी, तो वहां पे एक अलग तरह की क्लास जो है वो हम लोगों को जनरेट होती हुई देखने को मिली। तो सबसे पहले जो क्लास कॉन्शियसनेस है उसका मतलब यही है कि इंडिविजुअल्स को रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जो कार्ल मार्क्स ने भी जिक्र किया, बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जो है जब उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तब वो ये नहीं देखता है कि मेरे साथ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सभी के साथ गलत हो रहा है। वो बस ये सोचते हैं यार मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी किस्मत बहुत खराब है, भगवान जो है शायद मेरी बात नहीं सुन रहा है, या वो उसको ऐसा लगता है कि जो उसका मास्टर है उसको वो खुश नहीं कर पा रहा, जिसके कारण जो है उसकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो कभी कभी या मैक्सिमम टाइम इंडिविजुअल जो है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक सोचता है, बहुत ही अपने बारे में सोचता है, और जब भी उसको कोई परेशानी या खुशी मिलती है तो उसको सिर्फ वो अपने तक ही सीमित रखता है। वो ये नहीं देखता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अगर वो देखे कि उसके साथ 100 लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, वो उन 100 लोगों के साथ बात करे, क्योंकि जब वो बात करेगा अपनी डिस्क्रिमिनेशन की, अपनी अपनी एक्सप्लॉयटेशन की, तो सारे के सारे लोग उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, और फिर शायद जब सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो उन सबका एक कॉमन एनिमी बन जाएगा जो सबको एक्सप्लॉइट कर रहा था। फिर शायद लोग जो है वो आवाज उठाएंगे, हथियार उठाएंगे, और जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था उसको वहां से बाहर निकाल लेंगे, और अपने आप उस सिस्टम से जिनके कारण उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वो उस सिस्टम को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। होपफुली आप लोगों को अभी तक की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है कार्ल मार्क्स की थ्योरी की वो हो चुकी होगी। क्लियर। तो सबसे पहले क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब क्या रहता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल को यह रियलाइजेशन होना कि जी मैं इस समाज में, सोसाइटी में एक स्पेसिफिक क्लास को बिलोंग करता हूं। क्लास को बिलोंग करना जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है कि अब वो इस चीज को एंडोर्स कर रहा है, अब ये चीज को एक्नॉलेज कर रहा है कि जैसी स्थिति मेरी है वैसी ही स्थिति जो है वो बहुत सारे लोगों की है। वो उनके साथ उसका कनेक्शन जो है, इमोशनल कनेक्शन, सोशल कनेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जैसे ही एक्नॉलेज कर दिया कि मैं किस क्लास को बिलोंग कर रहा हूं, उसके साथ साथ जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं अपनी क्लास की, उनको भी ऑब्जर्व करना, और ये देखना कि क्या हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सही नहीं हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाना।
क्लियर? तो एज पर द कार्ल मार्क्स जो सोशल कॉन्शियसनेस, स्पेसिफिकली क्लास कॉन्शियसनेस है, ये प्री रिक्विजिट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट हम लोगों को समाज के अंदर एग्जीक्यूट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने जब क्लास कंफ्लिक्ट का लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है वो जो हैव नॉट्स होंगे वो हैव्स के खिलाफ जो है वो पहले धीरे धीरे आवाज उठाएंगे, उनके बीच में थोड़ा सा कंफ्लिक्शन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और बाद में रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन में जो हैव नॉट्स हैं वो हैव्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद जाके जो है वो सोशलिस्ट या अल्टीमेटली कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी, जिसका सपना कार्ल मार्क्स के द्वारा देखा गया था। तो उस रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्फ्लिक्ट का होना। कन्फ्लिक्ट तभी हो सकता है जब हैव नॉट्स को रियलाइजेशन हो कि हैव्स जो हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं। और उस रियलाइजेशन के लिए क्या जरूरी है? उस रियलाइजेशन के लिए जरूरी है क्लास कॉन्शियसनेस। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी सोसाइटी में क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो कभी कंफ्लिक्ट नहीं होगा, और अगर कंफ्लिक्ट नहीं होगा तो कभी रेवोल्यूशन नहीं आएगी। कभी रेवोल्यूशन नहीं आएगी तो कभी भी जो कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है या कम्युनिज्म है वो हम लोगों को समाज के अंदर एज पर द कार्ल मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा। जिसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बिफोर कैपिटलिज्म फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर वाज डोमिनेटिंग द सोसाइटी। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो फ्यूडलिज्म है वाज डोमिनेटिंग द सोसाइटी, जहां पे एक लॉर्ड था जो अपने सर्व्स को, काइंड ऑफ स्लेव्स को जो है वो डोमिनेट किया करता था। धीरे धीरे जो फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर है, फ्यूडलिज्म है, वो हम लोगों ने डिसइंटीग्रेट होता हुआ हमने डिसइंटीग्रेट होता हुआ देखा विद द अराइवल ऑफ या विद द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म। क्लियर? अब अगर मैं फ्यूडलिज्म की बात करूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि फ्यूडलिज्म जो है वो कोई 50 साल का ही सिस्टम था। फ्यूडलिज्म जो है वो कम से कम यूरोपियन सोसाइटी में हम लोगों को 1000 ईयर्स तक देखने को मिला, 1000 साल तक ये सिस्टम था। फिर ऐसा क्या हुआ कि 100-200 सालों में ही फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हुआ, और उसके बाद जो वो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों को सोसाइटी या समाज के अंदर, कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हम लोगों को समाज या सोसाइटी के अंदर देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि देखिए, जो फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर है वो 600 एडी के आसपास जो है वो यूरोपियन सोसाइटी में डेवलप होना शुरू हो गया था। ये जो खत्म हुआ, इसका जो एंड हुआ वो हुआ अप्रोक्सीमेटली 1500 टू 1600 एडी के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल के बाद। स्टार्टिंग में जब फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर हुआ करता था, जहां पे एक इंडिविजुअल जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट किया करता था, डोमिनेट किया करता था, क्लियर, उनको जो है वो अपने घर का सारा काम करवाया करता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी की सारी एक इंसान के हाथ में कंसोलिडेटेड थी। क्लियर? उस स्पेसिफिक टाइम पे देखो क्या था, उस टाइम पे क्या था कि ये मान लो तुम्हारा लॉर्ड है और ये मान लो तुम्हारा सर्फ है। क्लियर? सर्फ है या जो भी स्लेव है वो है जो इसके खेत के ऊपर काम कर रहा है। अब मान लो जो लैंडलॉर्ड है उसने सर्फ को आज खाना नहीं दिया खाने को, कि जी मैं नहीं देता तेरे को खाना खाने को, क्योंकि शायद इसने कोई गलती कर दी होगी। अब सर्फ क्या सोचेगा? सर्फ सोचेगा ओ यार, मैंने तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मैंने तो अपना लॉर्ड जो है इसको आज खुश नहीं किया, इसकी बात नहीं मानी। यानी कि जो भी मेरे साथ या किसी एक इंडिविजुअल के साथ गलत हुआ उसको आपने ये मानना कि यार मेरी ही गलती है, या मेरी ही किस्मत खराब है, या भगवान जो वो मेरी नहीं सुन रहा। समझेगा नहीं? मैंने कभी भी, या यहाँ पे सर्फ ने कभी भी रियलाइज नहीं किया कि जो उसके साथ उसको खाना नहीं मिला है तो उसके साथ हो सकता है कि एक लॉर्ड के अंदर हजारों लोग ऐसे हो जिनको खाना ना मिला हो, मल्टीपल लॉर्ड्स के अंदर लाखों लोग ऐसे हो जिनको खाना ना मिला हो। लेकिन जब स्टार्टिंग में या कोई भी सिस्टम जब भी सर्वाइव कर रहा होता है तो जो ह्यूमन है वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो कभी भी समाज या सोसाइटी के बारे में नहीं सोचता है। क्लियर? इस तरह का सिस्टम जब इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसको कैसे वो सुधार सकता है, कैसे अपने मालिक को खुश कर सकता है, क्लियर, कैसे मालिक के आगे पीछे जो है वो सॉरी बोल सकता है, हाथ पांव जोड़ सकता है, और उससे उसका मालिक जो वो खुश होगा और शायद कल को जो है वो उसको खाना मिल जाएगा। तो जब वो खाना की डिमांड कर रहा है कि ठीक है आज नहीं मिला कल मिल जाए, तो वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक है। और इस तरह की जो कॉन्शियसनेस जब समाज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है उसको कहा जाता है फॉल्स कॉन्शियसनेस। फॉल्स कॉन्शियसनेस, समझ आएगा नहीं? तो फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो किसी भी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के इनिशियल डेज में
डोमिनेट करती है, जहां पे कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो बाकी लोगों से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तो ये जो फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर था जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, क्लियर, या सॉरी, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो हम लोगों को फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर या फ्यूडलिज्म के अंदर देखने को नहीं मिल रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि स्टार्टिंग में मैं ऐसा मान लूं कि कम से कम 1400 एडी तक, 1400 एडी तक जो है वो जो यूरोपियन सोसाइटी थी वहां पे फॉल्स कॉन्शियसनेस थी, वो क्लास कॉन्शियसनेस नहीं थी। ऐसा मानिए, क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब है जहां पे किसी एक के साथ गलत हुआ तो वो सबको देखेगा और जब वो ये ऑब्जर्व करेगा कि सबके साथ गलत हो रहा है तो उसकी एक कॉमन कनेक्टिवनेस जो है वो सबके साथ जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगी और फिर वो कोशिश करेगा सब लोगों के साथ मिलके इस ऑपरेसिव सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकने की। लेकिन फॉल्स कॉन्शियसनेस में क्या होता है, इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने मालिक के बारे में सोच रहा है, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। वो कभी भी ये नहीं सोच रहा है कि जो पूरी परेशानी की जड़ है वो एक इंडिविजुअल के पास पूरे के पूरी जमीन का होना है, अगर इसको बाहर उठा के फेंक देंगे तो जमीन सबकी होगी और उसको शायद इस तरह का जो सिस्टम है या इस तरह का जो सप्रेशन है उससे उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको रोज खाना मिलेगा, वो किसी और के ऊपर जो वो डिपेंडेंट नहीं होगा। लेकिन जब तक समाज या सोसाइटी में फॉल्स कॉन्शियसनेस प्रिवेल करती है, जहां पे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कभी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचता और उस सिस्टम को खत्म करने का प्रयत्न या प्रयास नहीं करता है, तब तक वो समाज सोसाइटी में वो सिस्टम प्रिवेल करता रहता है। क्लियर? तो जो फ्यूडलिज्म है वो इसलिए प्रिवेल किया क्योंकि सोसाइटी के इनिशियल इरा या इनिशियल टाइम पीरियड जो था वहां पे फॉल्स कॉन्शियसनेस हुआ करती थी। तो कार्ल मार्क्स यही कहता है, वैसे कार्ल मार्क्स ने कभी भी फॉल्स कॉन्शियसनेस शब्द जो है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली जो कंफ्लिक्ट का नहीं होना या रेवोल्यूशन का नहीं होना है उसको कार्ल मार्क्स ने जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस के साथ रिलेट किया। फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि धीरे धीरे जो है वो एक ऐसा टाइम आएगा जब लोगों के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस जो है वो जनरेट होगी, उसके बाद वो जो कॉमन एनिमी है उसके खिलाफ इकट्ठे होंगे, आवाज उठाएंगे, उसको साइड करेंगे और अपने पास जब वो सारे के सारी पावर्स ले लेंगे। इस तरह से क्लास कॉन्शियसनेस आते ही हम लोगों को जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे और अल्टीमेटली आप सब लोगों को पता ही है कि अल्टीमेट गोल ऑफ कार्ल मार्क्स थ्योरी इज टू अटेन एडवांस कम्युनिज्म, जहां पे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर सबका कंट्रोल हो ताकि कुछ मुट्ठी भर लोगों का। क्लियर? तो क्लास कॉन्शियसनेस जो है वो प्री रिक्विजिट है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर सोशल कंफ्लिक्ट या फॉर क्लास कंफ्लिक्ट। एंड फॉर क्लास कंफ्लिक्ट इसलिए हमें जरूरी है कि अगर हम लोग कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली एक स्टेबल, एक आइडियल सोसाइटी प्राप्त करना चाहते हैं तो कंफ्लिक्ट होना जरूरी है, रेवोल्यूशन होना जरूरी है, लोगों के पास पूरे का पूरा जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो सभी लोगों के पास उसका कंट्रोल आना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो क्लास कॉन्शियसनेस कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स था वो कौन सी सोसाइटी को स्टडी कर रहा था मेनली, तो कार्ल मार्क्स जो था वो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को स्टडी कर रहा था। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वो जहां पे पूरे के पूरी जो सोसाइटी है वो हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स में डिवाइडेड थी। तो ये कह रहा था कि जी कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो वो इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि जो हैव नॉट्स हैं उनके अंदर सोशल कॉन्शियसनेस अभी तक डेवलप नहीं हुई है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा लोग इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों को कोई अवेयर करेगा कि देखिए किस तरीके से जो वो हैव्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज से जो है वो आपको वंचित किया हुआ है, ना आपको हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, ना आपको घर बना के दे रहे हैं। फिर जाके लोगों के अंदर जो है वो शायद क्लास कॉन्शियसनेस आनी शुरू होगी। एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जिस दिन लोगों के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आ गई इसका मतलब है कि अब हैव जो हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर जाके जिस तरह का सोसाइटी, जिस तरह का समाज कार्ल मार्क्स चाहा करता था उस तरह की सोसाइटी, उस तरह का समाज जो है वो हम लोगों को बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? कहानी समझ आई नहीं आई? ठीक है, अब देखिए पहली बात समझ आ रही है सब लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, how class consciousness is important, what is the importance of class consciousness in Karl Marx theory।
without class consciousness there will be no social conflict, and without social conflict there will be no social revolution. और अगर सोशल रेवोल्यूशन नहीं होगा तो जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली एक आइडियल सोसाइटी है या एक एडवांस कम्युनिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो हम लोगों को कभी भी अचीव या अटेन होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर? यहां तक कहानी होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। डन। तो जब हम लोग क्लास कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को फॉल्स कॉन्शियसनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो हर एक सोसाइटी, हर एक समाज में होती है, जहां पे हम बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्ट सोचते हैं। अगर मान लो दूसरे के साथ गलत भी हो रहा है तो कभी भी हम उसकी हेल्प करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए। तो जब सोसाइटी अपने आप को एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पाती है, जब अपने आप को डायरेक्टली रिलेशन समझती है कि जी ऊपर वाला मेरे को पैसे देगा, उसके बदले मैं काम करूंगा, इसके अलावा मेरा किसी और से लेना देना नहीं है, दैट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। जब फॉल्स कॉन्शियसनेस को क्लास कॉन्शियसनेस रिप्लेस करती है, फिर सोशल कंफ्लिक्ट होते हैं, और फिर जो मैंने बताया अभी आपको कि उसके बाद जो हम लोगों को रेवोल्यूशंस होते हुए देखने को मिलते हैं। दो चीजें अब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो क्लास कॉन्शियसनेस है वो क्यों जनरेट नहीं हो पाती है। क्लास कॉन्शियसनेस जनरेट होने के में डिले का जो वो कारण क्या है। जैसे फ्यूडलिज्म 700 600 700 साल तक लोगों को लगता था कि जी बहुत बढ़िया है, स्लेव को लगता था कि जो उसका जन्म इस चीज के लिए हुआ है, उसको कभी जो है वो इस चीज की रियलाइजेशन नहीं थी कि उसके साथ जो है वो कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कितना ज्यादा इनह्यूमन तरीके से जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है। बुरा तो उसको लगता था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि ठीक है मेरे साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है। वो कभी भी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं किया करते थे। तो उसके दो रीजंस जो हैं वो कार्ल मार्क्स, एक कार्ल मार्क्स का रीजन है दैट इज योर कमोडिटी फेटिसिज्म, और दूसरा जो है वो आपका एंटोनियो ग्राम्सी का जो है वो रीजन है, जहां पे उसने बताया कि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो क्यों हम लोगों को ज्यादा टाइम तक प्रिवेल होती हुई देखने को मिलती है, और क्लास कॉन्शियसनेस के अराइवल में क्यों डिले होता है। जितना क्लास कॉन्शियसनेस आने में डिले होगा उतना ही रेवोल्यूशन डिले होगा, और उतना ही समाज जो है उसके अंदर हम लोगों को इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग कॉमोडिटी फेटिसिज्म की बात कर लेता हूं। देखिए कॉमोडिटी फेटिसिज्म का मतलब ये कार्ल मार्क्स का ही है। सबसे पहले आप मतलब समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेटिश। फेटिश का मतलब होता है जब हम लोग किसी निर्जीव नॉन लिविंग, जैसे मान लो ये पेन है, मैं इसको जो है वो देख रहा हूं यार एक बहुत सुंदर है, शायद इस पेन के अंदर जो वो कोई दिव्य शक्ति है। क्लियर? ये पेन जो है वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्लियर? इसको देख के मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हो रहा हूँ, इसके सराउंडेड ही मेरी पूरे की पूरी लाइफ जो है वो घूम रही है, दैट इज फेटिशिज्म। ठीक है, दैट इज द फेटिश। क्लियर? तो बहुत हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक स्पेसिफिक टाइम पे हो चुके हैं। रिलीजियस वाइज भी अगर मैं बोलूँ तब भी हम लोग आइडल वर्शिप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मटेरियलिज्म वाइज में बोलूं तो आजकल हम छोटी महंगी महंगी चीजें जो है या जो कमोडिटीज हैं या गुड्स हैं उनके सराउंडेड हमारी जिंदगी जो वो ज्यादा इस स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो रोल कर रही है, रेदर देन मैं इंडिविजुअल रिलेशंस की बात करूंगा। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जी कैपिटलिस्टिक जो स्ट्रक्चर है या जो कैपिटलिज्म है वहां पे कमोडिटी फेटिशिज्म हमें देखने को मिलता है। कमोडिटी फेटिशिज्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, तो एक यहां पे इंडस्ट्रियल ओनर है, दूसरा जो है वो इसी इंडस्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर है। एक इंडस्ट्रियल ओनर है, एक जो है उसी इंडस्ट्री में काम करने वाला वर्कर है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, कुछ सोचो। दोनों के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग रिलेशंस की बात करते हैं तो शायद ये रिलेशन नहीं होगा कि मेरा जो है उस बोर्ड के साथ क्या रिलेशन है, मेरा इस पेन के साथ क्या रिलेशन है। सॉरी, जो रिलेशन है वो हमेशा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यानी कि लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ होगा, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है मे भी मेरे लिए इमोशंस हो सकते हैं लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। ह्यूमन अगर सामने होगा अगर उसके लिए मेरे मन में इमोशन है तो रिवर्स भी होगा, क्योंकि हम सारे के सारे जो है वो जो लिविंग थिंग्स है उनके अंदर हमें सर्टेन इमोशंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो लॉजिकली यही होना चाहिए कि जो रिलेशन है वो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल सॉरी सॉरी ठीक है, जो हाँ, जो रिलेशन है एक इंडिविजुअल का वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ होना चाहिए, नॉर्मली यही है। लेकिन जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है ये सारे का सारा कमोडिटीज के सराउंडिंग इतना घूमता है
क्योंकि उस जमाने में जो है वो कमोडिटी का मतलब है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो रिलेशन हुआ करता है वो रिलेशन होता है मनी और मैन का, ना कि मैन टू मैन का। क्लियर? मतलब इस इंडिविजुअल को पता है कि अगर वो किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर, तो ऑब्वियस ही बात है उसको क्या मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। अगर वो कोई कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उसको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जो वर्कर है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पैसा है। क्योंकि अगर उसको पैसा मिलेगा, उसी से ही जो है वो घर चलाएगा, उसी से बच्चों को पढ़ाएगा, उसी से बच्चों को जो है या खुद को खाना खिलाएगा। तो यही कारण है कि जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है उसने पूरे समाज को इस तरीके से क्रिएट कर दिया हुआ है, इस तरीके से बना दिया हुआ है कि हमेशा जो है वो कमोडिटी या गुड्स या मनी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेदर देन रिलेशंस। यही कारण है, या ड्यू टू कमोडिटी फेटिशिज्म, क्योंकि इंडिविजुअल जो वर्कर है उसका ध्यान सारा पैसे के ऊपर है, तो उसको पता है कि ये काम करूंगा तो शाम को पैसा मिल जाएगा। लेकिन आज वो दूसरे के साथ रिलेशन बनाएगा, तीसरे के साथ रिलेशन बनाएगा, बातचीत करेगा और गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो शाम को पैसा नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअल क्या करता है, ड्यू टू कॉमोडिटी फेटिसिज्म इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, इंसान का सारा ध्यान जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर रह जाता है, सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर रह जाता है। वो जो बाकी सोशल रिलेशंस है, बाकियों के साथ जो गलत हो रहा है उसकी तरफ वो किसी तरह का ध्यान नहीं देता है। तो जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है उसके लिए जो सबसे बड़ा रीजन या सबसे मेन रीजन एज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या है, कॉमोडिटी फेटिसिज्म। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आई? सिमिलरली इसी फॉल्स कॉन्शियसनेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं, ठीक है, तो देखिए एंटोनियो ग्राम्सी जो है वो दूसरा रीजन बताते हैं, दैट इज द कल्चरल हेजीमनी। कल्चरल हेजीमनी का मतलब आप लोग समझने की कोशिश करो। हेजीमनी का मतलब होता है जब कोई डोमिनेट कर रहा होता है। क्लियर? जैसे अगर मैं इंडिया की ही बात करूंगा, हमारे देश की बात करूंगा, तो हम लोग देखते हैं कि कल्चरली जो ब्राह्मण सोसाइटी थी, ब्राह्मण जो कास्ट थी, उसने बाकी सब कास्ट को जो है वो डोमिनेट किया। इवन दो जो ब्राह्मण्स थे वो पूरी पॉपुलेशन का हार्डली 15 to 20% के आसपास थे, लेकिन फिर भी जो बाकी 80% थे उनको वो डोमिनेट किया करते थे कि ब्राह्मण को आप ये नहीं बोल सकते हो, ब्राह्मण के हाथ से सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स थे दे इम्पोज्ड कल्चरल हेजिमनी इन इंडियन सोसाइटी, जिसके कारण बहुत समय तक जो है वो उनकी डोमिनेंस हम लोगों को देखने को मिलती है। इवन आज भी आप देखते हो, जहां पे हम लोग एक इंडिपेंडेंट नेशन है, आज भी जब आप लोग देखते हो तो आज भी बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या टॉप पोजीशंस हैं, वहां पे आप लोगों को जो है वो ब्राह्मण समाज से जो है वो काफी लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि एजुकेशन से शायद उनका पहले से ही रिलेशन था। तो पहले तो ये था कि जो पढ़ना लिखना है ये सारे का सारा काम जो है वो ब्राह्मण्स का ही है। यही कारण है जो बंगाल वगैरह से स्टार्टिंग के जितने भी लीडर्स देखिए, अब मैं महाराष्ट्र से हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में ही जिन्होंने एजुकेशन ग्रहण की, मैक्सिमम मेजोरिटी जो थे वो कहाँ कौन थे, वो आपके ब्राह्मण्स थे। क्लियर? ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में देखिए क्या है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जो हैव्स है, हैव्स जो है, जो डांस कर रहा है उसको भी पैसा दे रहे हैं, जो पेंटिंग कर रहा है उसको भी पैसा दे रहे हैं। क्लियर? जो म्यूजिक सॉन्ग में है उसको भी पैसा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर, एक समाज, एक धर्म को भी फंड वही कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो एक जो पूरा समाज, एक जो सोसाइटी बन रही है, उसमें हैव जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, इवन दो उनकी कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हैव्स ही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि हैव से फंडिंग जो है वो धर्म को भी मिल रही है, चर्च वगैरह को भी मिल रही है, रिलीजन्स को भी मिल रही है। जो हैव्स हैं, क्लियर, उन्हीं से ही जो पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिल रहा है। जो हैव्स हैं उन्हीं के पास सारे के सारे इंडस्ट्रीज हैं, सारा पैसा जो वो उनके पास ही आ रहा है। इकोनॉमिकली जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या पूरे के पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो भी हैव्स ही चला रहे हैं। तो जब पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सारे का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास आ गया, हैव्स के पास आ गया, तो हैव नॉट्स जो हैं वो कैसे हैव्स के खिलाफ जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। तो हैव्स जो है उनको हमेशा ऐसे देखा जाता था कि जी यही माई बाप है, यही भगवान है, क्योंकि ये तो सबको जहां इनका मन करता है वहां पे पैसे देते हैं। तो इंडिविजुअल जो है वो रेदर देन लुकिंग फॉर अदर, जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके अलावा वो किसको देखते थे, हैव्स को देखते थे। उनको पता था कि अगर मान लो मैं आर्टिस्ट हूं तो मैं ये थोड़ा ना देखूंगा कि साथ वाला जो मेरे साथ रह रहा है, खा रहा है, वो मेरे को पैसा देगा। मेरे को पता है वो मेरे को पैसा नहीं दे सकता, वो तो बेचारा खुद
पैसे के लाले पड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा किसको देखता था? हैव्स को देखता था। क्लियर? तो दैट इज द कल्चरल हेजिमनी। और ड्यू टू कल्चरल हेजिमनी जो इंडिविजुअल्स थे, जो डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी थे, जो बैकवर्ड थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, वो कभी भी एक दूसरे की हेल्प की तरफ जो है वो नजर नहीं उठाया करते थे। वो हमेशा हैव्स को देखा करते थे, हमेशा उसको देखा करते थे जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, क्योंकि उनको लगता था वही उनकी नैया जो है वो उसको पार करवा सकता है। दैट इज कल्चरल हेजिमनी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, करंट ओरिएंटेड, वहां से आपको और समझ आ जाएगा। सुना है सब लोगों ने अमेरिकन ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं ना कि जैसे इंडियन गए, इंडियंस आर लिविंग देयर अमेरिकन ड्रीम, या अमेरिकन ड्रीम बेसिकली ये था कि अमेरिका में, जैसे अब आप देखोगे कि अमेरिका में अलग अलग जगह ना, वहाँ पे फिलिपिनो भी हैं, लैटिनो भी हैं, इंडियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, सारे लोग जो है वो अमेरिका में पहुंचे हुए। क्लियर? और अमेरिका में ऐसा जो जो हैव्स है वहां के, या जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका में कोई भी आएगा, अगर उसमें पोटेंशियल है, अगर उसमें दम है, तो वो हमेशा टॉप पे जाएगा, वो हमेशा रिच बनेगा, वो हमेशा उस देश को चलाएगा, हमेशा उस देश को रन करेगा। नो डाउट कुछ एग्जाम्पल जो है वो अमेरिकन सोसाइटी में हमें देखने को जरूर मिलते हैं। जैसे बैरक ओबामा है, मान सकते हैं कि एक बड़े ही नॉर्मल परिवार से आए और उसके बाद जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने। क्लियर? सिमिलरली कुछ बिजनेसमैन भी हैं, इंडियंस भी हैं, ठीक है, जो वहां पे गए, जिन्होंने जो वो अपने आप को अच्छा खासा बिजनेस के रूप में जो है, या बिजनेसमैन के रूप में जो वो एस्टेब्लिश किया। लेकिन जो अमेरिकन ड्रीम है, इसका कंसेप्ट समझो क्या है? इसका कंसेप्ट है कि एनी इंडिविजुअल हु इज कमिंग टू द अमेरिका कैन अचीव एनीथिंग। एनी इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट एनी सोशल ग्रुप, नॉट एनी नेशन, व्हाट? एनी इंडिविजुअल। यानी कि जो अमेरिकन ड्रीम है ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है, जहां पे पूरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो, टू अचीव समथिंग किसके ऊपर पड़ी हुई है? सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डल गई है। तो अगर कल कोई इंडिविजुअल सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो वो भी इसका फेलियर है। अगर सक्सेसफुल हो पाता है, इसका मतलब है कि इसने जो अमेरिकन ड्रीम है उसको अचीव कर लिया। ये कल्चरल हेजिमनी है। कल्चरल हेजिमनी क्या है? क्योंकि देखिए रियलिटी क्या है अमेरिकन सोसाइटी की? अमेरिकन सोसाइटी की रियलिटी है कि जो रिच है ना, वो और रिच होते जा रहे हैं। जो रिच के बच्चे हैं वो भी रिच ही रह रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि कुछ प्रोलेटरेट हैं, कुछ जो है वो आपके बेचारे वर्कर्स हैं, या कुछ जो है वो थोड़े लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी के हैं, वो भी बुर्जुआ क्लास बन जा रहे हैं, वो भी रिच हो जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर मान लो 90% लोग जो हैं वो पुअर फैमिली के हैं अमेरिका में, जो अमेरिकन ड्रीम है जिसके अकॉर्डिंगली आप बेस्ट लेवल पे पहुंच सकते हो, रिच इंडिविजुअल बन सकते हो, इन 90% में से हार्डली 10% लोग ऐसे ही होंगे जो अमेरिकन ड्रीम, यानी कि जो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली एक अच्छा खासा बिजनेस जो है, एक अच्छा खासा रिच लाइफ जो है वो जी सकते होंगे। लेकिन जो 10% रिच है, यहां पे गारंटी है कि जो 10% के बच्चे या फैमिली होंगे वो सारे के सारे अमेरिकन ड्रीम जी रहे। तो क्या हुआ? दैट इज कल्चरल हेजिमनी, कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी ने एक ऐसा सिस्टम अमेरिका में बना दिया कि देखिए सब बराबर है, सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जी सब कुछ करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो तो हमेशा अमेरिकन ड्रीम जी रहे हैं, वो तो ऊपर ही है। लेकिन जो बेचारे 90% है, उनको ये बोल के वो शांत किया हुआ है ताकि वो एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठे होके आवाज ना उठाएं कि जी देखिए हमने तो आपको भी पोटेंशियल दी हुई है, देखो आप में से 10 लोग जो वो कहां पहुंच गए हुए हैं। समझ आ रही कहानी? का नहीं? दैट इज कल्चरल हेजिमनी, जहां पे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ को इतना ज्यादा डोमिनेट किया जाता है कि जिनके साथ सेपरेशन हो रहा है, जो नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी, उनको कभी रियलाइजेशन ही नहीं होती, क्योंकि वो इसी खुशी में रहते हैं कि नहीं जी देखिए हम भी तो बन गए उन 10% की तरह। दैट इज कल्चरल हेजिमनी। कल्चरल हेजिमनी ये भी थी कि जब चर्च के खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो चर्च ने जो कह दिया उसको फाइनल माना जाता। चाहे चर्च में एक अकेला ही रिप्रेजेंटेटिव है धर्म का, उसने कुछ बोल दिया तो लाखों लोगों को कुछ चीज माननी पड़ती। अगर लाखों लोग पावर ले लें तो ऑब्वियस बात एक को तो वो कैसे भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्सी जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है उसने इतना ज्यादा जो है वो अपने आप को डोमिनेट किया हुआ है कि लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो ही नहीं पाते हैं।
क्लियर? जिसके कारण क्या देखने को मिलती है, जिसके कारण फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है वो हम लोगों को समाज या सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस के क्या रीजंस हो गए? कॉमोडिटी फेटिसिज्म अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, एंड सेकंड इज कल्चरल हेजेमनी अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्सी। बट अल्टीमेटली लोगों को एज पर द कार्ल मार्क्स इकट्ठा होना पड़ेगा, फॉल्स कॉन्शियसनेस को क्लास कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लास कॉन्शियसनेस आते ही जो हैव्स हैं उनके खिलाफ हैव नॉट जो हैं वो कन्फ्लिक्ट शुरू कर देंगे, और यही कन्फ्लिक्ट जो है वो बाद में फुल फ्लेज्ड रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो क्लास कॉन्शियसनेस जो है ये जरूरी है एडवांस कम्युनिज्म को प्राप्त करने के लिए। होपफुली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास कॉन्शियसनेस एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये था हमारा पहला आज का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट जो लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों कैपिटलिस्टिक जो है उसमें चेंज होना इनएविटेबल है, उसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि जो एलिनिएशन है वो हम लोगों को जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? एलिनिएशन जो है वो हम लोगों को जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए एलिनिएशन का भी कहीं ना कहीं लॉजिक वही है या कहीं ना कहीं लिंक वही है जो कमोडिटी फेटिसिज्म हम लोगों ने देखा कि जहां पे गुड्स जो उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है रेदर देन मैन, क्लियर, या रेदर देन इंडिविजुअल रिलेशंस। तो एलिनिएशन में भी यही है। एलिनिएशन में देखो क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोगों को, फिर हम लोग जो है एलिनिएशन का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। मान लो क्लियर, पुरानी ओल्ड एंशिएंट सोसाइटी हमारी, ठीक है, हमारी एंशिएंट सोसाइटी है, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। शू मेकर तो शू मेकर अपने घर के अंदर बैठ के जो वो जूता बना रहा है, ठीक है, बना दिया उसने। अब शू मेकर की मर्जी है, मर्जी क्या है कि उस शू को वो सेल करे या उस शू को वो खुद के लिए यूज करे, अपने लिए जूते डाले, मर्जी उसकी। और जो भी प्रोडक्ट शू मेकर क्रिएट कर रहा है बिफोर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी वो खुद के लिए क्रिएट कर रहा है, मतलब वो खुद भी उसको यूज कर सकता है और अपनी मर्जी से किसी को भी बेच सकता है और कितने भी दाम में बेच सकता है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि वो कितना पैसा जो है वो उस जूते से कमाएगा। तो जो शू मेकर होगा वो अपने कॉमोडिटी के साथ, अपने गुड्स के साथ जिसको उसने प्रोड्यूस किया है बहुत ज्यादा अटैच होगा, क्योंकि वो उसको यूज भी कर रहा है, पहन भी रहा है, बना भी रहा है, अपनी मर्जी से सेल भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आई तो शू मेकर जो है अब वो घर पे जूता नहीं बना रहा है। शू मेकर कहां जाके जूता बना रहा है? फैक्ट्रियों में जाके जूता बना रहा है, क्योंकि बहुत एडवांस मशीनरी जी वहां पे आ चुकी है, जल्दी जूते बन रहे हैं। दूसरी बात, जब शू बना, ऐसा थोड़ी है कि जी मैंने 100 बनाई तो एक जूता मैं घर ले जाता हूं और अपने लिए रखता हूं। जूते को बनाने का इस शू मेकर को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, इसको मनी मिल रही है। लेकिन जो कॉमोडिटी, जो गुड्स इसने प्रोड्यूस की उसको उठा के ये घर नहीं लेके जा सकता है। और ये जूता बेचना कितने का है, सेल कितने का है, इसका भी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि शू मेकर जो एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में एक इंडस्ट्रियल सेटअप के अंदर एक जूता बना रहा है, एक शू बना रहा है, ना ये उसको सेल कर पाएगा ना ही ये उसको यूज कर पाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इज इन, अगर मैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करूं, दैट इज एलिनिएशन, सेपरेशन फ्रॉम द कमोडिटी विच यू जस्ट प्रोड्यूस्ड। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि जो भी वो क्रिएट कर रहा है, जो भी वो बना रहा है, एटलीस्ट वो उसको यूज कर पाए या उसको ओन कर पाए या उसको सेल करने में, उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या है, आओ जूते 100 बनाने हैं, घर जाओ, आज जी 100 या 200 बनाने हैं, बनाओ, घर जाओ। तो 100 से 200 जूता भी बना तो भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसको जो एक्स्ट्रा पैसा या जो भी दिहाड़ी इसकी मिल रही है, ओवर टाइम जो इसको मिलना है वो मिल जाएगा। जो ऊपर का पैसा है वो सारे का सारा किसको चला गया? जो कैपिटलिस्टिक है या जो मनी जनरेटर है या जो पैसा कमा रहा है या पैसा बना रहा है या इंडस्ट्रियल ओनर है, सारा पैसा जो है उसके पास चला गया। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि देखो जो पुरानी सोसाइटियां हुआ करती थी वहां पे एलिनिएशन नहीं थी लोगों में, क्योंकि लोग जो प्रोड्यूस करते थे, अगर मान लो कोई
किसान है, जब वो कोई खाना कुछ प्रोड्यूस करता था वो खुद भी खाया करता था, दूसरों को भी बेचा करता था। लेकिन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या है कि जो चीज आपने प्रोड्यूस की उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और इवन की अगर ये जूता मेक कर रहा है, मान लो शू डालना ही है, तो अब ये मार्केट में जाएगा, इस जूते को और महंगे दामों पे खरीदेगा, तब जाके जो इसको यूज कर सकता है। आसान भाषा में इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है उस कमोडिटी के ऊपर जो उसने प्रोड्यूस की। तो कार्ल मार्क्स ने ही कहा कि देखिए, अगर जो प्रोड्यूसर है उसके प्रोडक्ट से अगर आप उसको सेपरेट कर दोगे तो कभी भी जूता बनाते हुए अब उसको कोई फीलिंग ही नहीं है। उसके लिए आया क्योंकि उसको पता जितने जूते बनाएगा या पूरा दिन काम करेगा, एंड में जब उसको पैसा मिल जाएगा। तो जो एक लिविंग वेज थी, जो एक पैसा कमाते हुए पहले इंसान एक जीवित फील किया करता था, अब वो मशीन के साथ रह के मशीन की तरह ही काम करना शुरू कर देगा। तो बिफोर कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो शू मेकर था वो एक टूल को यूज किया करता था जूते बनाने के लिए। आफ्टर कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मशीन है वो शू मेकर को यूज कर रही है जूता बनाने के लिए। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इससे क्या हुआ, इससे इंसान के अंदर जो है, जो वो काम कर रहा है, जिन चीजों को वो प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कंप्लीटली वो उसने एलियन कंप्लीटली उसकी सेपरेशन होगी। अब उसको फीलिंग इमोशन सब उसके खत्म हो गए, वो आ रहा है काम कर रहा है चला जाता है। धीरे धीरे इंसान जो है वो एलिनिएशन के कारण जो है वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा, और जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें वो बिल्कुल एलोन हो जाएगा, बिल्कुल एलूफ हो जाएगा, और समाज के साथ इकट्ठा होकर रेवोल्यूशन की बात तो अब बहुत दूर तक ही रखो। या रिवर्स भी हो सकता है कि इसी एलिनिएशन या यही जो इंसान का जो कम्युनिटी बना रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब उसकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी तो कल को कोई कहेगा कि चलो जी अब रिवोल्ट करते हैं या चलो जी रिवोल्यूशन करते हैं, तो शायद वो रिवोल्यूशन कर देगा, शायद वो उस मशीन को भी जला देगा जिस मशीन के ऊपर वो काम कर रहा था, क्योंकि उसकी अटैचमेंट जो है उसके साथ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वो मशीन की तरह ही काम कर रहा था सुबह से शाम, क्योंकि जो कम्युनिटी थी उसके ऊपर उसकी जो ओनरशिप थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। क्लियर? तो जो एलिनिएशन है वो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हम समाज के अंदर देखने को मिलता है, क्लियर, इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। तो अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिनिएशन एज पर कार्ल मार्क्स? Alienation as a phenomena related to structure of those societies in which from आपको महसूस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड इन विच डेड लेबर डोमिनेट लिविंग लेबर, यानी कि अब पैसा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है रेदर देन मैन हु इज वर्किंग इन द कंपनी या इन द इंडस्ट्री। क्लियर? तो एलिनिएशन जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि पैसा किस ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को देखते। इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश किया था, जिसमें जो है वो अलग अलग तरह के जो एलिनिएशन है उनका जिक्र किया था, जिसमें सबसे पहला था वर्क एलिनिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ हिज लेबर। तो मैंने आपको बताई दिया कि वो क्यों एलिनिएटेड फील कर रहा है। और दूसरा एक्ट ऑफ प्रोड्यूस, धीरे धीरे उसको जो काम प्रोड्यूस कर वो प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, जहां पे वो महसूस ही नहीं कर पाएगा कि किसी को उसका क्या है। सेकेंडली धीरे धीरे जाना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, और फिर उसको जो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कंप्लीट एलिनिएशन जो है वो हम लोगों को वहां पे देखने को मिलेगी। एलिनिएशन कैपिटलिज्म। क्लियर? एलिनिएशन समझ आ गया, क्लास कॉन्शियसनेस समझ आ गया, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर जो है या कम्युनिटी फेटिसिज्म जो है, ये भी डायरेक्टली जो है वो आपका किसके साथ रिलेटेड है? एलिनिएशन के साथ रिलेटेड है। ड्यू टू कम्युनिटी फेटिसिज्म वी हैव सीन एलिनिएशन। क्लियर? और एलिनिएशन एंड कम्युनिटी फेटिसिज्म से हम लोग बहुत ज्यादा समय तक जो है वो फॉल्स कॉन्शियसनेस देखते हैं, और कभी कभी जो एलिनिएशन है उसको क्लास कॉन्शियसनेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। डन? चलिए, मार्क्स ने डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर क्या कहा? देखिए, मार्क्स ने कहा डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा सा समझ लो, बाकी जब हम एमिली डर्कहाइम नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं वो यही रहेंगे। मार्क्स ने डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ लो। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है जहां पे डिवाइड करते जाते हैं कि जी ये खाना बनाएगा, ये खाना लेके आएगा, या सामान लेके आएगा खाना बनाने के लिए, ये खाने को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे एक ही परिवार में अलग अलग लोगों में अलग अलग काम जो है, क्योंकि बड़ा काम है तो उसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया। कार्ल मार्क्स कहता है कि देखिए, दो तरह के डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं। एक होता है जो नेचुरल का मेरा मतलब क्या है कि मान लो सब लोग कल को बराबर हो जाते हैं, मान लो कम्युनिज्म आ जाता है, सब बराबर हो गए,
फिर भी सोसाइटी में ये तो डिवीजन होगा ना कि अच्छा ये लोग जो है वो लोहा प्रोड्यूस करेंगे, आयरन प्रोड्यूस करेंगे, ये लोग जो है वो एग्रीकल्चर में जाके खेतों में जाके जो वो अनाज प्रोड्यूस करेंगे, ये वाले इंडिविजुअल डिफरेंट करेंगे, अगले वाले इंडिविजुअल डिफरेंट करेंगे। तो दैट इज द सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज नेचुरल, जो होगा ही होगा कि सोसाइटी है तो डिवीजन ऑफ लेबर तो होगा ही होगा। दूसरा कार्ल मार्क्स ने कहा दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के साथ, जिसको इसने ऑप्रेसिव कहा, उसका जिक्र किया और वो हम लोगों ने सारे का सारा डिस्कस कर लिया। तो डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, बिल्कुल डिवीजन ऑफ लेबर को नकारा नहीं है, बट डिवीजन ऑफ लेबर जिस तरीके से कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में होता है, जो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है, वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? होपफुली ये चीज जो है आप लोगों को समझ आ चुकी है। डन। चलिए अब आ जाते हैं जो क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म कार्ल मार्क्स का होपफुली काफी हद तक जो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। देखिए सबसे पहले ओवर एम्फेसाइज क्लास स्ट्रगल। क्लियर? तो क्लास स्ट्रगल जो है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। क्लास स्ट्रगल को जो है वो जरूरी नहीं है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि क्लास स्ट्रगल बहुत जगहों के ऊपर हुए, हमारे यहाँ पे भी हुआ, हमारे यहाँ पे कास्ट स्ट्रगल्स भी कुछ जगहों के ऊपर हमें देखने को मिले, जर्मन सोसाइटी में हुआ, हर जगह पे क्लास स्ट्रगल्स हुए। लेकिन हर क्लास स्ट्रगल के बाद जब हम लोगों को जो एज पर द कार्ल मार्क्स एक आइडियल सोसाइटी है वो देखने को नहीं मिली। तो फिर इसके अलावा भी अदर देन क्लास स्ट्रगल, क्लास कन्फ्लिक्ट जो है और थ्योरी बिल्ड जो है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा की जा सकती थी। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है उसने सारे का सारा पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बहुत ही नैरो रखा, या तो क्लास स्ट्रगल के ऊपर, कन्फ्लिक्ट के ऊपर उसका मेन फोकस रहा। और इवन अभी हम थोड़ी देर में फंक्शनलिस्ट के बारे में देखेंगे, जहां पे वो बताएंगे कि जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी कि जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं, वो भी समाज के अंदर जो वो स्टेबिलिटी लेके आ सकती है। कन्फ्लिक्ट या क्लासलेस सोसाइटी की जरूरत नहीं है। तो कार्ल मार्क्स जो है उसका जो थिंकिंग है वो सिर्फ क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर ही ज्यादा आधारित रही। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, या सॉरी जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स एंड स्पेसिफिकली पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी एस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकली किसी चीज को चेंज करना है, उनके ऊपर कार्ल मार्क्स ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो ये बड़ा क्रिटिसिज्म है कि स्ट्रगल या कन्फ्लिक्ट और इकोनॉमिक फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। एंटोनियो ग्राम्सी जो काफी हद तक कार्ल मार्क्स की थिंकिंग के साथ जो है वो रिलेट किया करते थे, इन्होंने भी ये कहा कि देखिए जरूरी नहीं है कि जो क्लास कन्फ्लिक्ट है वो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में ही हो। वो हैव नॉट्स के बीच में हो सकता है कि वर्कर्स और एग्रीकल्चरलिस्ट दोनों आपस में लड़ जाए, देयर आर चांसेस। और हैव्स जो है वो वर्कर और आपस में लड़ते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हैव नॉट वर्सेस हैव्स ही होगा, कभी कभी हैव नॉट वर्सेस हैव नॉट भी हो सकता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी से पहले हैव्स वर्सेस हैव्स ही हुआ करता था। क्लियर? तो ये भी ऐसा नहीं है कि हमेशा हैव नॉट और हैव्स ही होगा, कभी कभी हैव नॉट और हैव नॉट के बीच में इतना कंफ्लिक्ट होगा कि, क्योंकि कार्ल मार्क्स तो कह रहा है ना कि सोशल कंफ्लिक्ट किसके किसके बीच में होगा, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में। इसने कहा जी हैव नॉट्स और हैव नॉट्स के बीच में भी हो सकता है। क्लियर? तो एक और क्रिटिसिज्म है कि देखिए 130 साल हो चुके हैं, अभी देश में हम लोगों को एडवांस कम्युनिज्म देखने को नहीं मिलता है। इवन मैं चाइना की बात करूंगा, रशिया की बात करूंगा, जो सो कॉल्ड खुद को कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री कहते हैं कि हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, आज तक जो है 130 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी की जो लास्ट स्टेज है वो कभी भी नहीं आई है। मेरे को पर्सनल लगता नहीं आएगी, लेकिन हाँ कार्ल मार्क्स के कुछ रेलेवेंस है, उसके बारे में भी हम लोग वो डिस्कस करते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ अगर देखिए बहुत जगहों के ऊपर क्या हुआ, एक चीज को समझा देता हूं। जैसे इसकी भी यही कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म का ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन जो कार्ल मार्क्स कहा करता था कि कैपिटलिज्म के ब्रेकडाउन होते ही सोशलिज्म आ जाएगा और फिर कम्युनिज्म आ जाएगा, तो ऐसा तो कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे यूएसए का एग्जांपल देते हैं। यूएसए इवन दो आज भी बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यूएसए अब एक प्रॉपर डेमोक्रेसी की तरह काम कर रही है। यही कारण है यहां पे जो कैपिटलिज्म उसका काम प्रॉफिट कमाने के साथ साथ लोगों का वेलफेयर करना भी है, जैसा हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है। तो जो क्रोनी कैपिटलिज्म था, जहां पे जो कैपिटलिस्टिक वर्कर का खून चूसा करते थे, आज मैक्सिमम कंट्रीज में ऐसे लॉज बन गए हैं जहां पे प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर छुट्टियां, प्रॉपर बेनिफिट्स
जो है वो इंडस्ट्रीज को अपने वर्कर्स को देने पड़ेंगे। तो यानी कि वो जो कहानी हुआ करती थी जहां पे सारे के सारे वर्कर्स के साथ जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट ही किया करती थी, तो इवन दो जिन देशों में हमें कैपिटलिस्टिक सिस्टम भी देखने को मिलता है वहां पे भी कुछ चेंजेस हुए, लोगों ने नहीं, क्या है हमारे और कुछ हम लोगों को जो वो कि मोड ऑफ प्रोडक्शन यही था ना, कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जिस दिन सरकार के पास आ जाएंगे, लोगों के पास आ जाएंगे, दैट इज सोशलिज्म। तो इंडिया में कुछ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ इकोनॉमिक एसेट्स ऐसे हैं जो सरकार के पास है, रेलवे वगैरह को देख लो, और कुछ ऐसे हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। तो हमारा भी तो चल रहा है मिक्स्ड के साथ। क्लियर? तो लेंस्की ने कार्ल मार्क्स को यही क्रिटिसाइज किया कि जो उसने कहा था कि कैपिटलिज्म के बाद जब है ना सीधा सोशलिज्म आएगा तो वो तो देखने को वेबर है, मैक्स वेबर के बाद एमिली डर्कहाइम पढ़ेंगे, एमिली डर्कहाइम के बाद जो है वो हम लोग उनके बाद जो है हम लोग जो है वो मैक्स वेबर को पढ़ेंगे। तो मैक्स वेबर जो है सबसे पहले जो मैक्स वेबर है उसने जो डेफिनेशन है कार्ल मार्क्स की, क्लियर, उसको भी जो है वो प्रॉपरली उसके साथ जो है वो डिसएग्री किया हुआ है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर जो अर्लियर सोसाइटी हुआ करती थी बिफोर कैपिटलिज्म, क्लियर, उनमें किसी तरह का क्लास डिवीजन नहीं हुआ करता था। जो कार्ल मार्क्स है उसने कहा कि कैपिटलिज्म से पहले फ्यूडलिज्म है, एंशिएंट स्लेव सोसाइटी है, वहां पे भी क्लास डिवीजन होता था। क्योंकि मैक्स वेबर के अकॉर्डिंगली क्लास डिवीजन तब होगा जब प्रॉपर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जहां पे प्रॉपर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनेगा जिससे पैसा मनी जो है वो एक इंसान के हाथ में अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, फिर जाके सोसाइटी जो है वो हैव्स और हैव नॉट्स में बनेगी। तो मैक्स वेबर ने कहा कि देखिए ये जो हैव्स एंड हैव नॉट्स है ये सिर्फ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का फिनोमेना है। ये जो क्लास, रिच क्लास और पुअर क्लास में सोसाइटी या समाज जो है डिवाइड हुआ है ये सिर्फ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के दौरान है। इससे पहले क्योंकि किसी तरह का कोई प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ करता था, मनी प्रॉपरली जो है वो यूज नहीं किया जाता था, तो पहले हम लोग जो है वो पूरे समाज को अलग अलग क्लासेस में जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो इसने इस चीज के ऊपर कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज किया। दूसरा, जो कार्ल मार्क्स है जिसने पूरे जो है उसको दो लेयर्स में डिवाइड किया, हैव्स और हैव नॉट्स में, जो मैक्स वेबर है इसने कहा कि जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो दो हिस्सों में नहीं डिवाइडेड है, वो चार अलग अलग सेक्शंस जो है वो उनमें डिवाइडेड हैं, जिनमें सबसे पहले जो है अपर क्लास प्रॉपर्टी ओनर है, दूसरा जो वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं, ठीक है, क्लियर, तीसरा जो है वो आपके पेटी मतलब मैनेजर टाइप हो गए, तीसरे जो है वो आपके पेटी बुर्जुआ हैं, पेटी बुर्जुआ पढ़ लिख के जो वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, और चौथा जो है वो आपका क्या है, मैनुअल वर्कर्स है। क्लियर? और इसके अलावा भी जो आपके मैक्स वेबर उन्होंने कहा कि और भी सब डिविजन्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं सोसाइटी के अंदर। इसने चार तरह के डिविजन्स की बात की और इसने जो दो डिविजन्स से उनको आउटराइटली जो है वो मना कर दिया। क्लियर? दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उससे कंफ्लिक्ट होगा और कंफ्लिक्ट से रिवोल्यूशन होगा। मैक्स वेबर ने कहा कि जी कंफ्लिक्ट तो हो सकता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से कंफ्लिक्ट हो सकता है, लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन रेवोल्यूशन जो है वो कोई नेसेसरी चीज नहीं है, जो कार्ल मार्क्स कहता था कि जो है वो नेसेसरी ही कंडीशन है। तो मैक्स वेबर ने जो रेवोल्यूशन का उसको भी जो है उसने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। क्लियर? डन? इसके साथ बाकी की भी क्रिटिसिज्म है जहां पे एलिनिएशन के लिए अलग अलग तरह के हैं कि एलिनिएशन काम करने से भी हो सकती है और काम नहीं करने से भी हो सकती है। तो जो कार्ल मार्क्स था वो कहता था कि नहीं जी काम करोगे तभी एलिनिएशन होगी, नहीं भी करोगे काम तब भी जो है वो डिसइंचांटेड हो जाओगे उस काम के साथ, जो वो आप कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करोगे। जो फंक्शनलिस्ट हैं, फंक्शनलिस्ट बेसिकली क्या कहते थे कि जैसे दो तरह के थिंकर्स हैं, एक कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हैं, एक फंक्शनलिस्ट है। जो कन्फ्लिक्ट वाले हैं वो कार्ल मार्क्स वाले हैं कि कन्फ्लिक्ट होगा सोसाइटी के अंदर फ्री चेंजेस आएंगे। फंक्शनलिस्ट जो है ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी की जैसा एग्जिस्टिंग सोसाइटी है जहां पे समाज अलग अलग जो हमारे ग्रुप्स हैं, अलग अलग क्लासेस जो उनमें डिवाइडेड है, उसमें भी उन्हीं ग्रुप्स में अगर रिफॉर्म ले आओगे या उन्हीं जो लेयर्स है या अलग अलग क्लासेस है उन्हीं में अगर रिफॉर्म्स आ जाएंगे, उन्हीं में अगर चेंजेस आ जाएंगे, उन्हीं में इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाएंगे, तब भी समाज जो है, सोसाइटी जो है उसमें हमें स्टेबिलिटी जो है वो होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर? दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि जी कभी भी जो हमारी सोसाइटी, क्लियर, हमेशा क्लासेस रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने जो बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग की प्रिमिटिव कम्युनिज्म था जहां पे बिल्कुल हम ट्राइब्स शुरुआती हुई थी ह्यूमन की, उसको कहा था कार्ल मार्क्स ने कि वो
क्लासलेस सोसाइटी थी, लेकिन प्रॉपर्ली स्टडी किया और उसमें भी कहा कि देखिए ट्राइब 10,000 साल से रह रही है, लेकिन इस ट्राइब में भी जो है वो हम लोगों को क्लास डिविजन्स देखने को मिलते हैं, जहां पे प्रॉपर्ली एक रूलिंग कम्युनिटी होती है और बाकी जो वो बाकी ट्राइब्स के लोग होते हैं। तो फंक्शनलिस्ट ने पहले वो प्रिमाइस कार्ल मार्क्स की थी, देखिए एंशिएंट कम्युनिज्म में, जहां पे कार्ल मार्क्स कहता था कि एंशिएंट कम्युनिज्म में भी क्लासेस नहीं थी और एडवांस कम्युनिज्म जो आएगा फ्यूचर में उसमें भी क्लासेस नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए पहले भी क्लासेस थी और फ्यूचर में भी जो है हम लोगों को क्लासेस देखने को मिलेगी, क्योंकि सोसाइटी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो क्लासेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर मान लो क्लास नहीं होगी और सारे लोग बराबर होंगे तो उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं, जिनमें पोटेंशियल है, वो उनके ऊपर आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, जिससे समाज के अंदर और ज्यादा कंफ्लिक्ट्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्टिक, अगर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, अगर सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस नहीं है, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो कार्ल मार्क्स की जो थिंकिंग है उसके बिल्कुल सब लोगों को। इसके अलावा बाकी जैसे CW मिर्ज हैं, मैकोइस हैं, ये सारे के सारे जो उन्होंने इन जर्नल जो हमारा एलिनिएशन है उसी के ऊपर जो है इसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो कार्ल मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो है वो हमारी आ गई सबसे पहली बात क्या है, वो है बहुत ज्यादा भी है। और जो क्रिटिसिज्म कार्ल मार्क्स का है वो हम लोगों ने कर लिया कि कार्ल मार्क्स की जो पूरी थ्योरी है उसकी इंप्लीमेंटेशन 130 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक हमें होती हुई देखने को नहीं मिल रही। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है ये बहुत ज्यादा कैसी है, अनस्टेबल सोसाइटी है कि नहीं है। 2008 में हम लोगों ने देखा कि कितने ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए, उससे अनएम्प्लॉयड हो गए, कितना ज्यादा सोसाइटी के अंदर जो टर्बुलेंस का माहौल ड्यू टू कैपिटलिज्म हमें देखने को मिला। आज अभी कुछ समय की पहले की बात है, अभी अमेरिकन मार्केट क्रैश हुई और हमारे अगले दिन ही जब मंडे को हमारी मार्केट खुली तो इसके भी हालात जो थे वो बहुत ज्यादा खराब थे, बहुत सारे लोगों का जो वो पैसा डूब गया। तो आज भी जब हम लोग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को काम करते हुए या कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को काम करते हुए देखते हैं तो कार्ल मार्क्स की याद हम लोगों को हमेशा आती है। जो भी इसने कहा वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो कार्ल मार्क्स की रिलेवेंस आज भी है। क्लियर। दूसरी, आजकल जो आप लोग देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया में जो आप सोशलिज्म शब्द जो हमारे संविधान के अंदर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जहां पे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है, जहां पे हमारे देश के अंदर जो है वो इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी और उसके साथ साथ बहुत सारे लॉज हमारे सरकार और देश के अंदर बनाए गए हैं, जिनमें मिनिमम वेजेस जो है उनको एश्योर किया गया है। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, जहां पे अगर कोई कास्ट या किसी की ट्राइबल स्टेटस के ऊपर किसी के साथ कोई भी भेदभाव कर रहा है तो उसके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा। क्लियर। प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के लिए जो वो सरकार टाइम टू टाइम पॉलिसीज जो वो फ्रेम करती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स का मेन इंटरेस्ट है और जो सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का जिक्र जो कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था, तो आज भी बहुत सारे देश जो हैं वो उसको, जैसे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म शब्द जो है उसको मेंशन किया गया है। तो आज भी कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज हैं वो हम लोगों को काफी रेलेवेंट होती हुई देखने को मिलती हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि जब मान लीजिए आंध्र प्रदेश जो है वहां से तेलंगाना अलग हुआ तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, कि तेलंगाना वाले जो एरिया के लोग थे वो काफी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड थे एज कंपेयर टू पीपल हु आर करंटली लिविंग इन आंध्र प्रदेश। क्लियर। जिसके बाद तेलंगाना जो वो अलग हुआ। तो आज भी जब हम लोग कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स रहते ही रहते हैं। आजकल जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है उसमें भी जो हमें पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स देखने पड़ते हैं या देखने को मिलते हैं, उनके पीछे भी जो कहीं ना कहीं रीजन है वो आपके इकोनॉमिक ही हैं। अगर अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करके मिडल ईस्ट सऊदी अरेबियन के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है तो उसका पूरे के पूरे जो इंटरेस्ट है वो सारे के सारे इंटरेस्ट किसके ऊपर केंद्रित है, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर ही केंद्रित है। अगर इंडिया के अंदर भी
इंडिया के अंदर भी रिलेशंस या हमारा देश जो है जब भी, है ना, जैसे मान लो इसराइल के साथ रिलेशन बना रहा है या बाकी जो मुस्लिम नेशंस उनके साथ रिलेशन बना रहा है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे किसी तरह की टेंशन ना हो, क्योंकि इंडिया में अगर सोशल कंफ्लिक्ट होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलेगा, या ओवरऑल पॉलिटिकल रिलेशंस जो है उनके ऊपर देखने को मिलेगा। क्लियर? तो कार्ल मार्क्स जो है उसकी जो इकोनॉमिक बेसिस फॉर द सोशल कंफ्लिक्ट है, उसकी जो थ्योरी है वो आज भी हम लोगों को बहुत ज्यादा रेलेवेंट होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर? तो सरकार ने चाहे मनरेगा, एमजी नरेगा को भी पास किया हुआ है ना, जहां पे जो बिल्कुल गरीब तबका है उनको भी सरकार की तरफ से जो भी इकोनॉमिक पैरिटी के ऊपर लेके आया जाता है, तो वो भी जो है वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की जो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है इसका कहीं ना कहीं हमें फायदा देखने को मिलता है। हालांकि प्रॉपर कार्ल मार्क्स की पूरी थ्योरी को इंप्लीमेंट करना जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कंक्लूजन जो आपको ही रहना चाहिए कि जो की बात हुई है, जहां पे वर्कर्स के अधिकारों की बात हुई है, जहां पे जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं वो किसी का सप्रेशन, किसी की एक्सप्लॉइटेशन ना करे, चाहे उसकी बात है, सोशलिज्म की बात है, जहां पे लोगों के लिए काम किया जाए, लोगों के पास इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पावर रहे ताकि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सके। चाहे हर एक इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे इस चीज को रियलाइज करना है कि कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा टर्बुलेंट है। ये सारे के सारे वो एस्पेक्ट हैं जो आज भी कहीं ना कहीं जो कार्ल मार्क्स की रिलेवेंस है हमारे लिए, उसको आज भी जो है वो हम सब लोगों के सामने पेश करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कार्ल मार्क्स, तीन चार लेक्चर जो हम हमारे ऊपर रहे।